सिविल जज आसिम हफीज़ साहब जो हैं, जिनकी अहलिया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो बच्ची रिजवाना है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे और 1 घंटा मैं उनकी बात सुन चुका था तकरीबन। और वो चाय की सिप ले रहे थे साथ साथ, और साथ साथ मुझे बता रहे थे कि हुआ क्या। और मैंने उनसे पूछा कि आपने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मैं तो एसएचओ को कहता भी रहा कि मुझे आप मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड करें, तो मुझे तो मेडिकल रिपोर्ट किसी ने प्रोवाइड नहीं की। तो मैंने उनके सामने उन्हें मेडिकल रिपोर्ट भिजवा भी दी, दिखा भी दी, और साथ में मैंने मेडिकल रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो उनके सामने मैंने बोलना शुरू कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो गले की नालियों में सोजिश तक है। जिगर की टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो टेस्ट वो भी गलत आया है, नेगेटिव है, यानी इसे पॉजिटिव कहेंगे वैसे। शुगर लेवल जो है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था। दोनों बाजुओं की हड्डी जो है वो टूटी हुई है। और जीसीएस एक होता है, आप जब वो एडमिट करते हैं आपको तो आपका वो चेक करते हैं कि ब्रेन कितना काम कर रहा है। तो वो 13 आया, 15 आना चाहिए, 15/15 आना चाहिए, वो 15 में से 13% आया। चेहरे पर खून के धब्बे के निशानात, आंखें जो हैं वो सूजी हुई, और 3/4 जो सेंटीमीटर का चेहरे की स्किन जो है वो उतरी हुई। फिर इसके साथ 3.6 सेंटीमीटर जो है वो लेफ़्ट साइड जो है उसका उस पर अल्सर था चेहरे के, और अल्सर के निशान पुराने थे, 1 हफ्ते से ज़ायद थे, यानी 10 दिन से भी ज़ायद थे। ऊपर वाला होंठ जो है वो सूजा हुआ। अब ये मैं जो सिविल जज आसिम हैं उनको बता रहा हूँ मेडिकल रिपोर्ट। उनका क्लेम था कि उन तक ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुँची हुई। और साथ में मैंने उन्हें बताया कि ऊपर वाला होंठ जो है वो सूजा हुआ है, और इसी तरह जो होंठ पर 2 जगह पे कट का निशान है जिसके अंदर खून भी जमा हुआ है। अब ये सारी रिपोर्ट मैंने उनके सामने पढ़ दी, और वो मेरी बात सुन रहे थे बड़े आराम से बैठे। जब मैं उनके सामने ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, फिर मैंने बताया कि नीचे वाला होंठ भी वो सूजा हुआ है, उसके मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन है, और मुंह के अंदर भी ज़ख्मों के निशान है। और रिपोर्ट लिखती है कि हम प्रॉपर जो बच्ची है रिजवाना, उसको अंदर से प्रॉपर एग्जामिन इसलिए नहीं कर पाए कि वो जबड़े की इन्फेक्शन की वजह से वो मुंह प्रॉपर एग्जामिन प्रॉपर नहीं हो सका। गर्दन पर पुराने निशानात हैं 2-3 जगह पर, सोजिश के गर्दन पर निशानात हैं। टांगों में सीधी टांग का घुटना सूजा हुआ है, पिंडली सूजी हुई है। सीधी जो टांग है उस पर भी ये निशानात हैं। पाँव सूजे हुए थे, इन पर भी पुराने निशानात हैं। आँखों के ऊपर वाला हिस्सा सूजा हुआ है, और इसकी स्किन बुरी तरह मुतासिर है। और आँखों के अंदर जो आपकी पुतली है वाइट वाली, इसके अंदर भी खून के धब्बों के निशानात हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये खून के धब्बों को जो आँखों वाले निशानात हैं, ये तो कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि किस वजह से है। और आसिम जो सिविल जज हैं उन्होंने किसी भी बात से डिनाई नहीं किया। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। डिनाई इस तरह नहीं किया कि जहाँ उनके सामने ये डिस्कस हुआ कि उसके जो सारी खोपड़ी है वो ज़ख्मी है, ऊपर से जिल्द उतरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो जाते हुए मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि वो तो बिल्कुल, उनके लफ्ज़ हैं कोट अनकोट, के वो तो बिल्कुल अग्रेसिव बिहेव कर रही थी और पागल बिहेव कर रही थी, पागलों जैसा। और जब मेरी बेगम साहिबा ने, जज साहब की अहलिया ने बताया कि इनको बिठा दें, गाड़ी में बिठा दें, तो वो गाड़ी में नहीं बैठना चाह रही थी, और उसने अग्रेसिव बिहेव करना शुरू कर दिया, जिसको वो कह रहे थे कि पागलों वाला बिहेव करना शुरू कर दिया। और 2 जगह पे उन्होंने टक्कर मारी दीवार पर। तो हो सकता है उसकी वजह से ये जिल्द के ऊपर कोई मसला बना हो। दूसरा, चेहरे के ऊपर जितने भी निशानात हैं उसको वो कहते हैं कि ये इसको मैं कन्फेशन में कैसे ले रहा हूँ कि ज़ख़म सारे वो मान रहे हैं, एक ज़ख़म के अलावा ज़ख़म सारे वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ थे, उनको पता नहीं था। उसकी वजूहात वो कुछ और बयान करते हैं। अब वजूहात बयान करना उनका राइट है, उनका हक़ है, वो जो भी बयान करें। अब वो कहते हैं कि ये जो निशान वो एडमिट नहीं कर रहे, जो चोट वो एडमिट नहीं कर रहे, जो मान नहीं रहे, जिसको वो कन्फेस नहीं कर रहे, वो है कि 2 जगह पे जो बाजुओं पे हड्डियाँ टूटी हैं दोनों तरफ, वो कह रहे हैं कि वो सही सलामत था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चेहरे के जितने भी ज़ख़म हैं उनको वो कहते हैं कि ये इन्फेक्शन है, जो आपकी खोपड़ी का इन्फेक्शन है, जो ज़ख़म है, तशद्दुद के निशानात हैं,
रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट के मुताबिक है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व है। मैंने पूछा जी वो कैसे? अब वो कन्फेशन कर रहे हैं कि ज़ख़म है, मान रहे हैं कि ज़ख़म है। एक तो उन्होंने कहा कि संडे को जब मेरे पास वो लास्ट टाइम कोई छोटा मोटा वो कोई कमरे से कोई चीज़ लेने आई बच्ची रिजवाना जो है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि इसके कोई इन्फेक्शन है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो वो कन्फेशन जो कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें वो कहते हैं कि उसे ख़ारिश की बहुत आदत थी, अपने बदन को वो खुजलाती रहती थी, और वो कहते हैं मिट्टी खाने की आदत थी, और कहते हैं कि वो डस्टबिन से फ्रूट अगर हैं उनके छिलके खा जाती थी। तो बाहर हमने गमलों में खाद डाली थी। अब जो जैसा मुझे बता रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, गमलों में से मिट्टी निकाल के खा जाती थी, तो हमने खाद डाली हुई थी, तो खाद उसने जब खाई जैसा आपके बकौल, तो उनका क्लेम है कि खाद जब खाई तो उससे इन्फेक्शन हो गया होगा, और वो इन्फेक्शन हमें दिखाई देने लगा। और मैंने 8 जुलाई को डॉक्टर से रब्ता भी किया, और गुजरांवाला में वो डॉक्टर थे, उनसे मैंने रब्ता करके 4.5 मिनट का मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, जो मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया और उनसे मैंने बात की और उन्हें बताया, और फिर उन्होंने कोई ट्यूब लिख के दी, कोई इन्फेक्शन की दवा लिख के दी, वो मैं जाके मेडिकल स्टोर से ले आया, वो भी वो कहते हैं आसानी से मिल जाएगा। वो सिर्फ एक बात को नहीं मान रहे, ये मान रहे हैं कि इन्फेक्शन सारे चेहरे पे था, वजह कोई और बता रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जब उसने टक्कर मारी होगी तो शायद इन्फेक्शन हो गया होगा। फिर वो कहते हैं कि वहाँ से वो रोना इसलिए शुरू हो गई कि वो कहती थी कि मेरी माँ जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मेरी माँ एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगी कि मेरा काम चल रहा था। और ये दिसंबर 2022 से जो जज साहब हैं उनके घर में ये बच्ची मौजूद है। ये 22 में आई, इनके एक रेफरेंस के साथ आई, जज साहब के एक मेहरबान थे, तो उनके ज़रिए, उनके बहनोई के ज़रिए ये यहाँ तक बात पहुँची, और उनके बारे में भी जिनके ज़रिए ये बच्ची आई, जिसने एग्जैक्टली इनको इनके घर तक पहुँचाया, वो कहते हैं कि ये साजिश रचाने में भी उसका हाथ है, इनके बकौल। हालांकि वो सारी चीज़ें एडमिट भी कर रहे थे, कन्फेशन कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें ज़ख़म थे लेकिन वजह कुछ और थी, ज़ख़म थे लेकिन वजह कुछ और थी, इसका मुझे नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। एक जगह मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो अहलियाँ हैं उनका मिजाज कैसा है, क्योंकि जज साहब जो बॉडी लैंग्वेज से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने जो नोटिस किया तो मुझे वो गुस्सीले लगे, गुस्से वाले लगे, वो अच्छे खासे गुस्से वाले लगे। वो कंपोज्ड रहते हैं। आज उन्होंने क्रीम कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था और ऐनक लगाई हुई थी मोटे शीशों वाली, और जब हमारा टाइम तय हो चुका था तो मैं जब उन तक पहुंचा मिलने के लिए, तो वो फिर भी एहतियातन एक दफ़ा देखने आए कि मैं अकेला हूं, कहीं कोई और लोग तो साथ नहीं है, या कोई प्लान या कोई ट्रैप, कुछ इस तरह से। उन्होंने जो भी सोचा अपनी पेशबंदी के तौर पर उन्होंने मिलने से पहले ये सारी अपनी क्लैरिटी देखी, और फिर वो बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने सारी फिर अपने तौर पे जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो सारी कहानी सुनाई, और उस कहानी का जो क्रक्स निकला वो कुछ कानूनी माहिरीन से भी मैंने डिस्कस किया, और उसमें जो नतीजा निकला वो यही था कि इसमें डिनाइल नहीं है, किसी जगह पे डिनाइल कम है, डिनाइल किसी जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह वो कहते हैं कि ये जो दोनों बाजुओं की हड्डी है ये हमने नहीं तोड़ी। जब ये घर से निकली हैं इनकी माँ तक पहुँचाने के लिए, चुंगी नंबर 24 तक तय ये हुआ था कि वालदा वहाँ से आ जाएंगी और ये अपने घर से ड्राइवर को भेज देंगे और वहाँ से जाके बच्ची के साथ बच्ची को हैंड ओवर कर देंगे। वो कहते बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, ड्राइवर ने उसे समझा बुझला के या उठा के गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठा दिया उसे तो वो अब पहुँच गए उधर। अब ड्राइवर क्या स्टोरी इन्हें बताता है, अहलिया भी साथ थी। अहलिया जो जय साहब की अहलिया हैं उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की छोटी सी, वो क्लिप जय साहब के मोबाइल में महफूज पड़ा है, वो मैंने देखा। उस क्लिप में बच्ची का सारा चेहरा जो है वो मास्क उसने पहना हुआ है और ये सर जो है इसको भी टाइटली उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और प्रॉपर जिस तरह बच्चियाँ ओढ़ती हैं दुपट्टा। लेकिन एक तो वो फ्रंट की फुटेज नहीं थी, वो बच्ची फ्रंट पे बैठी है तो बैक से फुटेज बनाई गई, पिछली सीट से, पिछली सीट की फुटेज से बच्ची का ये प्रोफाइल आ रहा है सिर्फ, और ये आ रहा है और मास्क का पता चल रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये हाथ जो है उसकी बड़े बड़े आराम से प्लेस्ड है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये उस वक्त फ्रैक्चर्ड है या नहीं है। उस फुटेज से जो मैंने उस फुटेज को उस लम्हे उनसे उनका मोबाइल लेकर एग्जामिन की, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मैंने ज़रूर पूछा कि ये, इससे पहले कि मैं पूछता हूँ उन्होंने बता दिया
कि ये मास्क इसलिए पहना है बच्ची ने कि ये सारे चेहरे पे ख़ारिश करती थी तो इसने इन्फेक्शन कर दिया। और यही वाक़या जो है 8 जुलाई को भी हुआ। 8 जुलाई को मैंने इनसे पूछा कि तुमने क्या किया है, तो इसने कहा कि बेगम साहिबा ने मुझे बताया कि इसने मिट्टी खाई है। तो मैंने कहा तुमने मिट्टी खाई है, तो वो चेहरे पे निशानात आयां थे। और फिर वो कीड़े जो सर में पड़े हुए वो भी इसकी वजह अपने तौर पर यही बताते हैं, जो क्लेम उनका है कि ये इस वजह से कि वो ख़ारिश करती रहती थी, तो शायद ये वजूहात होंगी कि कीड़े पड़े। जो करैक्टर इन तक बच्ची पहुंचाने वाला है वो कहते हैं कि ये प्लान उसने किया कि उसकी बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी, बाकी वो सारे ज़ख्मों को डिनाई नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी जगह वो डिनाई नहीं कर रहे कि जो अपना खोपड़ी का ज़ख्म था वो नहीं था, वो कहते कि शायद टक्कर लगी हो तो हो गया हो। वो बाकी चेहरे को भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो तो इन्फेक्शन था, उसे वो इन्फेक्शन का नाम दे रहे हैं और लिंक कर रहे हैं खाद के साथ कि बच्ची ने खाद वाली मिट्टी खा ली। तो इस वजह से मैंने उन्हें बताया कि ये जो रिपोर्ट मेडिकल आई है इसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल थी, हमारे ग़िज़ाइयात भी शामिल थी, तो उन्होंने भी इसमें अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। उन्होंने बताया है कि ये कसदन भूखा रखा गया है या वो खाती नहीं रही। तो इस पे भी वो बिल्कुल ब्लैंक थे, बिल्कुल खामोश थे। मैंने उन्हें पूछा कि आप तक बात घर में कैसे पहुंच जाती है, तो उन्होंने कहा हर घर की तरह कई दफ़ा नहीं बात पूरी पहुंचती, कई दफ़ा पहुंच जाती है। बेगम साहिबा का मिजाज कैसा है, तो उन्होंने कहा मिजाज उनका मुझे मैनेज करना पड़ता है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो शदीद गुस्सा आता है, अदरवाइज़ वो मेहरबान है तो बहुत मेहरबान है। तो इन बिटवीन द लाइन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए भी कि अगर गुस्सा बहुत शदीद है और शिद्दत वाला है तो शायद उसमें इदारों ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी है। लेकिन सबसे बड़ा ये था कि उनके एंड पे फिर वो कहते हैं कि इसकी वालदैन को जो है वो इकट्ठा किया गया, खाना बदोश कबीले को इकट्ठा किया गया। और मैं 6:30 पे जब मुझे कॉल आई अर्ली मॉर्निंग, और ये था 24 जुलाई को जब ये कॉल आई तो मुझे बताया गया कि आपने बच्ची का तो बुरा हाल कर दिया और उसकी खोपड़ी सारी मुतासिर है, तशद्दुद के निशान आते हैं, बाजू टूटे हुए हैं, वो तो बिल्कुल आखिरी सांसों पर है। जो कॉल इन्हें रिसीव हुई तो ये कहते हैं कि मेरे पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई ये सुनकर। तो मैंने कहा कि जो पॉसिबल है वो करें, ये कहते हैं कि जिस करैक्टर ने ये बच्ची मुझ तक पहुँचाई थी उस करैक्टर ने ये साजिश मेरे ख़िलाफ़ रची है। वहाँ उसका खाना बदोश कबीला सारा इकट्ठा कर लिया और कबीला इकट्ठा करने के बाद इन्होंने उसको डिले किया और कैमरामैन मंगवा लिए। जज साहब कहते हैं कि मैंने फिर अपनी इज़्ज़त को जो है प्रायोरिटी पे रखते हुए ये सोचा कि मैं मैनेज करूं कैमरामैनों को किसी तरीके से। तो कुछ मैंने दोस्तों को फ़ोन किए, कुछ सहाफ़ियों को फ़ोन किए, तो उनको मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो सहाफ़ियों ने भी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर था, बात हाथ से निकल चुकी थी। फिर उन्होंने कहा मेरे एक अज़ीज़ भी हैं, वो फ़लाँ फ़लाँ हॉस्पिटल में हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने रिपोर्टिंग सारी देखी, तो उन्होंने कहा पसलियाँ क्लियर हैं, खोपड़ी क्लियर है, कहीं कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है तो 2 आर्म्स की जो हड्डियाँ टूटी हुई हैं उनमें प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ हड्डियाँ टूटना जो बाजुओं की है उन्हें सिर्फ डिनाई कर रहे हैं, बाकी वो किसी बात को डिनाई करते हुए दिखाई नहीं दिए किसी भी जगह। फिर उन्होंने कहा कि मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि संडे के रोज़, ये उन्होंने हल्फ दिया कि हल्फन मैं कहता हूँ जो वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपके सामने वो रख रहा हूँ। जो इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि उनकी कन्फेशन कहाँ कहाँ मौजूद थी, कि कहाँ कहाँ वो मान रहे थे कि ये ज़ख़म है। अब ज़ख़म की वजूहात जो मेडिकल रिपोर्ट बताती है वो तशद्दुद बताती है रिपोर्टेडली, और ये उसे खाद बता रहे हैं या इन्फेक्शन बता रहे हैं, तो यही तो इन्वेस्टिगेट होना है। फिर मैंने पूछा कि आपकी अहलियाँ जो हैं वो मफरूर हैं या कहीं छुपी हैं या क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो उनके पास ज़मानत मौजूद है और वो दोबारा ज़मानत के लिए भी अप्लाई करेंगे और फिर तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया उसमें तफ्तीश का हिस्सा बनने के लिए अभी उन्हें कहा नहीं गया। वालदा को इन्होंने फिर बच्ची की वालदा को कहते हैं 24 को फ़ोन किया, 24 जुलाई को एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। इन्होंने जजेस की सारी कोई कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविल जज मौजूद थे और बैरूनी मुल्क से किसी बड़ी अहम शख्सियत ने उनसे कोई खिताब करना था, कोई स्पीच देनी थी। तो कहते इस दौरान मैं 24 जुलाई को उसकी वालदा के साथ मैं राब्ते में गया और उसको कहा कि ये हमारी भी बच्ची है, तो मैं जो भी हो सकता है मैं इसके लिए करने को तैयार हूँ वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ा अहम एक नुक्ता है, मैंने इनसे पूछा कि ये जो अफवाह फैल गई थी कि गोल्ड का कोई मसला बना है स्टार्ट में और गोल्ड का कोई इल्ज़ाम है शायद,
तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो उन्होंने कहा गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा कि मेरी बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि जब वो हम पे झूठी बातें बना रहे हैं तो आप भी झूठा मुकदमा और FIR दर्ज कर दें। तो FIR दर्ज करवा के तो कह दें, बल्कि ये अमेरिका से जिन्होंने इनको बच्ची को लिंक करवाया था और इन तक पहुंचाई थी, इनकी सहेली लगती हैं, वो दोस्त बनी, एक लंबा वाक़या है वो भी कि ये दोस्ती इनके साथ कैसे हुई। तो उनके ज़रिए भी यही बात सामने आई कि उनका ये कहना था कि हम सारे इस मामले में जो है उनको भी ऑडियो मैसेज कर दिया, अमेरिका वाली खातून को भी, और उनको भी बताया कि भाई ये तो चोरी का मसला है। तो जज साहब ने उन्हें समझाया कि नहीं आप ये ना करें। तो एक स्टेज पे हमने जज साहब से पूछा कि आपको लगता है कि कहीं नेग्लिजेंस आपके एंड पे है? तो उन्होंने कहा हाँ, नेग्लिजेंस अच्छे खासे लेवल पे है। और मैंने पूछा कि इस मामले से अवॉइड किया जा सकता था? वो कहते हैं बिल्कुल किया जा सकता था। मेरी बेगम अगर उसे मारने लगती थी तो अगली तरफ मैं खड़ा होता था और मैं कहता था खबरदार उसे मारा। तो ये वो कहानी बता रहे हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बताती है, जो अब तक के फैक्ट्स हैं वो कुछ और बताते हैं। और इन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं इसको फ़ाइट करूँगा और ज़मानत वगैरह मनसूख हो जाए तो चलें, अलहदा बात है। मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि आप जो हैं वो अपनी अरेस्ट करवा लें, बेगम साहिबा को सरेंडर करें, गिरफ़्तारी दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा कसूर नहीं है बकौल इनके। लेकिन कन्फेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कन्फेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये शामिल है कि उन्होंने डिनाई नहीं किया कि ज़ख़म नहीं थे। वो ज़ख़्मों को कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन के नतीजे में और खाद वाली मिट्टी खाने के नतीजे में है। उन्होंने जो खोपड़ी के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं मुबैना तौर पर, उनको भी इन्फेक्शन के साथ नथी किया। वो सिर्फ एतराज़ कर रहे हैं कि जो बाजू टूटे हैं तो वो उनका कहना था कि हमने नहीं तोड़े। ये सारी डिटेल्स थी जो आप तक पहुंचना, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचना इंतहाई ज़रूरी थी। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास 4.5 मिनट की ये कॉल का रिकॉर्ड है, मैंने डॉक्टर को बताया ये सारी चीज़ें। 23 जुलाई को 7 बजे शाम फिर ये तय हुआ था कि 26 नंबर चुंगी पर इनकी वालदा जो हैं वो इनको आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी खारिश कैसे रोक सकता था, ये खारिश करती रहती थी, मैं रस्सियों से बांध के थोड़ी रखता इन्हें। ये वो फ़िक्रा भी उन्होंने अदा किया। मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा, मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें जब मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से ये डिस्कशन की तो इसी नतीजे पे हम पहुँचे कि ये उनकी तरफ से डिनाइल नहीं आया किसी भी चीज़ का। कन्फेशन है कि हाँ ज़ख़म थे। ज़ख़्मों की वजूहात वो क्या बताते हैं वो उनका ज़ाती हक़ भी है, उनकी ज़ाती मर्ज़ी भी है। इदारों ने इन्वेस्टिगेट करना है। फ़ातिह शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।